नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों आज के इस क्लास में हम जो क्लास करने वाले हैं, यानी आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो देख लीजिए। ये जो आपका रहने वाला है क्लास 8 के लिए जो है चैप्टर 3 रहेगा, वो भी ज्योग्राफी का, खनिज और शक्ति संसाधन। अब देखिए, जिस तरह से पता है आपको, हमारा NCERT का पूरा सीरीज चल रहा है। चाहे UPSC, BPSC, PCS या फिर अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, या फिर क्लास 8 में ही क्यों ना हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको पता है कि जो कोई भी एग्जाम है उसमें NCERT से आपका जो है सवाल पूछता है। तो NCERT को लाइन बाय लाइन हमें पढ़ना है, ठीक है। तो NCERT को लाइन बाय लाइन पूरा पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। खनिज और शक्ति संसाधन चैप्टर का नाम है। कहानी शुरू होती है एक कहानी से ही। तो करी सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसे पैतृक स्थान पर जा रही थी, और कीरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। सुकांत, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? ये चित्र दिख रहा है कोयले का, खदान के ट्रक का भरना। और उसने पूछा, अब यह कोयला जो है खदान के निकट होने के कारण है, क्या आप वहाँ ट्रकों को देख रही हो? ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं। और सुकांत ने उत्तर दिया, खनिज अब क्या होता है? करी, जो किरी है, वो किरी ने पूछती है कि सुकांत कहता है, क्या आपने कभी नानबाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी, कभी कभी अंडे भी मिलाया जाता है। और जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हैं तो क्या आप इनके अवयवों को पृथक रूप से देख सकते हैं? जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकती, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। और ये खनिज जो है पृथ्वी के चट्टान पट्टी पर सभी जगह फैले हुए हैं। और प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिनका निश्चित रासायनिक संगठन हो, वह खनिज कहलाता है, वह एक खनिज है। और खनिज सभी संसाधनों पर समान रूप से वितरित नहीं है, वे किसी विशेष क्षेत्र में या शैल समूह में केंद्रित है। कुछ खनिज क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, जैसे आर्कटिक महासागर, सशंतर और आर्कटिक जो अंटार्कटिका है वो। तो खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दिशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होता है। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों यथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे खनिज के प्रकार भी हैं, तो खनिज के कितने प्रकार है दोस्तों? जैसे खनिज हम 3 प्रकार में विभाजित करते हैं, ठीक है। इसमें जो है आपका दायित्व और अदायित्वित खनिज में वर्गीकृत किया जाता है। यानी एक खनिज है, इसमें दायित्व खनिज होता है, 2 प्रकार के होते हैं, एक अदायित्व खनिज होता है। और दायित्व खनिज में एक जैसे लौह आ जाएगा, लोहा, अलौह आ जाएगा। तो ये खनिजों का वर्गीकरण है। और जैसे दायित्व खनिज में हम क्या समझते हैं? जैसे दायित्व खनिज में धातु कच्चे रूप में होते हैं। धातु कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती है, और जिनमें जो द्युति या चमक है वो विशेषता होती है। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क इनके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लौह अथवा अलौह हो सकता है। लौह खनिज जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट में लोहा होता है। अलौह खनिज में लोहा नहीं होता है, किंतु कुछ अन्य धातु या यथा सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकती है। अधात्वी खनिजों में धातुएं नहीं होता। चूना पत्थर, अब्रक और जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। और खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज है। खनिज को खनन, प्रवेधन या आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है, ठीक है। अब चलिए खनिजों का निष्कर्षण की बात समझे। तो खनिज का निष्कर्षण हम 3 भागों में करते हैं, एक खनन, एक प्रवेधन और एक आखनन। इसमें खनन का भी 2 वर्गीकृत किया जाता है, वितरित खनन और एक कृपी खनन, ठीक है, कुपी की खनन। तो खनिजों का ये जो है निष्कर्षण निकल के आता है। अब पृथ्वी की जो सतह के अंदर जो दबी शैलें हैं, उसे खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही हम खनन कहते हैं। यानी जितने भी हमारे पृथ्वी के अंदर जितने भी सोना, चांदी, हीरा जो भी है, ठीक है। और खनिज जो कम गहराई में स्थित है वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, इसे वृत्तीय खनन कहते हैं। और गहन वेधन, जिन्हें कूफक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाई जाती है, इसे कूपकी खनन कहते हैं। और जैसे पेट्रोलियम और बात करें प्राकृतिक गैस, धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं और उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे प्रभेदन कहते हैं।
चित्र 3.54 में देख सकती हो। सतह के निकट स्थित जो है खनिज है उसको जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं अपने चैप्टर पर। अब खनिजों का जो वितरण है वो क्या होता है, खनिजों का जो वितरण है वो आखिर क्या कहलाता है। जैसे खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं, कुछ अग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरी शैलों में पाए जाते हैं, जबकि अन्य अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। धातु खनिज अग्नेय और कायांतरी शैल समूह जिसमें विशाल पठारों का निर्माण में पाया जाता है और उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क होता है, ऑस्ट्रियाई कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइड, प्लेटिनम, अग्नेय और कायांतरी शैल में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। और मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूहों में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के कॉकेश प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया या और जो यूक्रेन है उसके मैग्नीज निक्षेप और अल्जीरिया के फॉस्फेट स्तन इसके कुछ उदाहरण हैं। और खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाया जाता है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं विश्व में लौह, तांबा, बॉक्साइट का किस तरह से वितरण है, कहाँ कहाँ हमारा लौह, तांबा, ऑक्साइड पे। जैसे ये सिंबल जो है हमारे विश्व में वो लोहा पाया जाता है, तांबा देखो ये सिंबल दिया गया है जहाँ जहाँ पाया जाता है, ये आप देख सकते हो, बॉक्साइड तो ये सिंबल दिया गया है। तो जहाँ जहाँ पाया जा रहा है वो हमारा पूरा विश्व में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम चैप्टर में चलते हैं। अब जैसे एशिया में ही हम बात करें तो एशिया, चीन और भारत के विशाल लौह अयस्क निक्षेप हैं। यह महाद्वीप विश्व का आधा से अधिक टिन उत्पादन होता है और चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादकों में है। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता, तांबा भी निक्षेप है। यूरोप की बात करें, यूरोप महाद्वीप में क्या है कि यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। इसमें रूस, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज, निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। वही उत्तर अमेरिका की बात करें तो उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश और अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं। लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम, तांबा का खनन कनाडियन है। ठीक है, कनाडियन शील्ड प्रदेश में है और कोयले का जो अपलेशियन प्रदेश है वो होता है। अब बात करें पश्चिम कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी के विशाल निक्षेप हैं। वही दक्षिण अमेरिका की बात करें, देखो ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है और चिली, पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राजील और बोलिविया विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादक में से एक है। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम ये सब चीज़ें जो है विशाल क्षेत्र में है। और खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, कोलंबिया में पाया जाता है। ठीक है, खनिज तेल। वही अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में हमारे क्या पाया जाता है, 7 महाद्वीप के बारे में दिया गया। तो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर खनिज संसाधनों में ये धनी है। यानी इसमें जैसे खनिज संसाधन क्या क्या होते हैं, हीरा, सोना, प्लेटिनम विश्व में ये सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी इससे ज़्यादा यहाँ पर मिलता है। वही खनिज अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादक है। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। वैसे तेल जो है नाइजीरिया में, लीबिया में, अंगोला में पाया जाता है, अफ्रीका में। ठीक है, वही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, हीरा, लौह अयस्क, टीन, निकेल का अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज में भी संपन्न है। और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के गुल्ली और जो कुलगाड़ी है उनके क्षेत्रों में जो है सोने के सबसे निक्षेप पाए जाते हैं। अंटार्कटिका की बात करें तो विभिन्न खनिज निक्षेपों यानी पूर्वानुमान से कुछ संबद्ध विशाल के लिए जो अंटार्कटिका है उसकी भूज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। और ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के फ्रेंच चाल पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का जो पूर्वानुमान किया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी, तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, अब खनिजों के उपयोग की बात करते हैं। आइए, खनिज का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो खनिज का उपयोग जो है कई उद्योगों में होता है। जैसे रत्न के लिए किया जाता है, खनिज कठोर होते हैं, वही इन्हें आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। तांबा एवं अन्य धातु से जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक रूप में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में सिलिकॉन का क्वार्ट्ज का
किया जाता है, प्राप्त किया जाता है भाई एल्युमिनियम, जिससे उसके अयस्क बॉक्साइड से प्राप्त किया जाता है। तो ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण, ये सारी चीज़ों में, रसोई के जो बर्तन हैं उन सभी चीज़ों में जो है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं हम खनिज, उसके अयस्क बॉक्साइड से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब खनिज का संरक्षण की बात करते हैं। तो खनिजों का संरक्षण कैसे होगा? जैसे खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संचय में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में क्या है, निर्माण की दर बहुत धीमी है, और खनन की जो प्रक्रिया है उसमें बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। अब शक्ति संसाधन क्या कहलाता है? जैसे शक्ति संसाधन, शनि की माँ अपने दिन की शुरुआत गाइजर का बटन दबाने से करती है। वह शनि को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती है। उसके बाद वह उनके लिए ब्लेडर में एक गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में तेजी से पहुंचती है। शनि, क्या आपने स्नान कर लिया? आओ अपना नाश्ता करो। शनि के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है। विद्यालय जाते समय सन्नी बत्तियों और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। तो माँ उसे बताती है कि हम जो शहर में रहते हैं, शहर में जीवन आरामदायक प्रतीत हो रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह हैं, गांव हो गए, तो इन सभी ऐसे जगहों जहां अभी तक बिजली ही नहीं मिल पाई है, और उन सभी के लिए बिजली मिलती हुई तो हमारी बिजली जो है वहां तक पहुंचती है। तो इस तरह से हमें बिजली को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ना ही पानी को वेस्ट करना है, कुछ भी। ठीक है, तो एक समझ में आता है, खपत करने और अधिक से अधिक निर्भरता मांग का पूर्ति के लिए विशाल अंतर पैदा करना। अब जैसे बात करें तो परंपरागत स्रोत की। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एक बात कहा गया था, विद्युत। तो विद्युत यहाँ पर कहाँ से आ गया? हमारे खनिजों में। जैसे कोयला, कोयला से हम बिजली बनाते हैं, पानी से ऑब्वियसली बिजली बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, अगर कोयला, मान लो कि बिजली का हम इतना उतना जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा हम उपयोग कर रहे हैं, तो क्या होगा? ज़रूर है कि एक दिन कोयला ख़त्म हो जाएगा, फिर हमें बिजली भी नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से उपयोग जितना है उतना ही करना है, फिर और भी लोगों को तो उपयोग करना है, इसलिए। ठीक है, अब परंपरागत स्रोत क्या कहलाता है? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में वे जो लंबे समय से समान उपयोग में लाए जा रहे हैं, ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। ईंधन, इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अब लाभ हानि लाभ यहाँ पर दिया गया है। खनिज तेल से क्या होता है हमें, प्राकृतिक तेल से क्या होता है हमें फायदा, और इसके हानि क्या क्या है, इसको पढ़ लेना। ठीक है, और इसके ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या है ये भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, तो ये भी पढ़ सकते हो, इसका आप चार्ट समझ लो और इसको एक बार पढ़ लेना है आपको। लाभ हानि जल विद्युत से क्या होता है। अब हम आगे चैप्टर पर चलेंगे। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं पौधे और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे। ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधनों में परिवर्तित हो गई है। जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित है, और विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है वह इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है। इसलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाली है। जैसे कोयला, यह बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन, उद्योगों से जैसे लोहा, इस्पात, वाष्प इंजन और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना, और कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और विश्व में जो अग्रणी कोयला उत्पादक देश है उसमें चीन आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, और भारत के कोयले उत्पादक क्षेत्र रानीगंज पश्चिम बंगाल में तथा झरिया धनबाद और बोकारो झारखंड में पाए जाते हैं। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम जिससे आपकी कार चलती है, तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है, दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह शैल की परतों के मध्य पाया जाता है। इसका जो वेधन अपतटीय है वह तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्र से किया जाता है। तदुपरांत इसे परिसंकरशाला भेजा जाता है जहां अपरिकृत पेट्रोलियम के परिक्रम से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किया जाता है।
पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादकों को काला सोना कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर हैं। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला, अल्जीरिया। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा में है। अब जैसे प्राकृतिक गैस की बात करें, क्या है प्राकृतिक गैस, क्या कहलाता है? जैसे ये प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेप के साथ पाई जाती है और तब जो निर्मुक्त होती है जब अपरिकृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका उपयोग घरेलू वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है और रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है और विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं। हमारे द्वारा जीवाश्म ईंधनों के उपयोग की तीव्र वृद्धि ने चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले जो विषैल प्रदूषक भी चिंता का विषय है। जीवाश्म ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोंटी के टपकने के समान से जो अत्यंत सूख जाती है। इसने हमारे ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया, जो जीवाश्म ईंधन के स्वस्थर विकल्प है। अब चलते हैं हम आगे चैप्टर पर। अब जल विद्युत क्या है? देखो, बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल में ऊंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है और बांध के अंदर से पाइप द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर घूमता है, गिरता है और घूमते हुए ब्लेडर जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाता है। यह जल विद्युत कहलाती है और विद्युत ऊर्जा करने के बाद जो जल बहता है इसका उपयोग कृषि में किया जाता है और विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। और विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील, चीन। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखड़ा नगर, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, ठीक, यहाँ पर ये दिया गया, जैसे यहाँ से पानी गिरता है तो ये जो टरबाइन घूमता है, इससे हमारा बिजली जनरेट होता है। ठीक है, चलिए। और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत क्या है? जैसे जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपयोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे और इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरण प्रदूषण भी पैदा करता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय है, इनके उपयोग की आवश्यकता है। अब सौर ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा सूरज का ऊर्जा, जैसे परंपरागत स्रोत जैसे इसमें आपका कोयला ये सब जो चीज़ें हैं अगर ख़त्म हो जाती है तो क्या मान लो बिजली कैसे बनाएंगे? इतने इतने लाखों लाखों टन जो है, हज़ारों टन से बिजली बनाया जा रहा है और लगभग अगर मान लो ये ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा तो बचा नहीं है, अगर ख़त्म हो जाती है तो फिर क्या होगा आगे के टाइम में? तो आगे के टाइम में जो हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम हवा से बिजली बनाते हैं, हम पानी जो कभी ख़त्म नहीं होगा, 70% तो ज़्यादा पानी है, सॉरी ख़त्म नहीं होगा, सूरज की रोशनी, तो इन सभी चीज़ों से हम बिजली बना सकते हैं, लेकिन हमें बचत करनी है। तो सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त और सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इनसे कई सेलों को सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है और धूप की प्रचुरता वाले ठीक है, उष्ण कटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है और सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी होता है। पवन ऊर्जा की बात करें तो पवन ऊर्जा एक जो असमापित स्रोत है और पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती है, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है और पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती है वहां स्थित है और पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएस तथा स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय है। ठीक है, अब चलिए परमाणु ऊर्जा की बात करें।
परमाणु ऊर्जा क्या है? जैसे परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर, देखो यहाँ पर जो है सोलर कुकर के बारे में समझाया गया है, इसको पढ़ सकते हैं आप। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ है, जैसे यूरेनियम थोरियम के परमाणु के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरने और ऊर्जा उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप हैं। भारत में राजस्थान, झारखंड के पास यूरेनियम की विशाल निक्षेप है और थोरियम विशाल मात्रा में केरल के बोनोजाइड बालू में पाए जाते हैं। और भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के जो केंद्र है तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा, कर्नाटक में कैगा है। भूतापीय ऊर्जा क्या कहलाता है? ये परमाणु ऊर्जा का एक बताया गया एग्जाम्पल। भाई भूतापीय ऊर्जा ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है, भूतापीय ऊर्जा कहलाता है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि की जाती है और कभी कभी तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरने के रूप में प्रकट हो सकता है और यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। वर्षा से गर्म जल के स्रोत के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्रण है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आयरलैंड, फिलीपीन, मध्य अमेरिका, भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पू घाटी में स्थित है। ठीक है, चलिए ये भूतापीय ऊर्जा किस तरह से लिया जाता है आप देख सकते हो। चलिए अब एक ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है? जैसे ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विद्युत समुद्र के सक्रिय मुहाने से बांध के निर्माण से किया जाता है और उच्च ज्वार के यहाँ पर निम्न ज्वार भाटा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में होता है। यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से किया जा रहा है, ज्वार भाटा का निर्माण किया जा रहा है विद्युत उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, चलिए और जो समय ज्वारीय की ऊर्जा का उपयोग बांध में जो स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है और रूस, फ्रांस, भारत में कच्छ की घाटी में विशाल ज्वारीय विशाल के क्षेत्र हैं, ज्वारीय मिल के क्षेत्र हैं। बायोगैस क्या कहलाता है? जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे, जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। यानी जितने भी ये सब गोबर गैस ये सब चीज़ें हो गए, इसे बायोगैस कहते हैं और इन सभी को गैस में बदल सकते हैं जो खाना आपके घर में बनता है। और जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है। इससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में क्या होता है, जैव खाद का उत्पादन होता है और ऊर्जा सर्वव्यापी है। लेकिन इस ऊर्जा का विदो बहुत ही कठिन और खर्चीला है। इसमें हमसे जो प्रत्येक व्यक्ति है ऊर्जा को नष्ट ना करके एक भिन्नता ला सकता है और ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। और अभी कार्य करें एवं ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाए। ठीक है, बाकी जितने भी यहाँ पर सारे क्वेश्चन दिए गए हैं सबका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है। ये सारे क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो। आपको ये सारे जो है होमवर्क लिख लेना है, ये भी स्क्रीनशॉट ले लिए, बहुत बढ़िया, इसको भी ले लेना है। तो हमारा यहाँ तक जो है क्लास आखिर समाप्त होता है। बाकी इस तरह से हमारा जो क्लास डेली चलते रहेगा और ये क्लास आपके लिए रेगुलर चलता है, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक आपके लिए बहुत सारे एक्सप्लेन कर दिए गए हैं एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद। सब्सक्राइब करें चैनल, शेयर करें, लाइक करें। बाय।